जो स्कूल में हमने सेशन किया था बच्चों के सामने, तो आज की मीटिंग का पर्पस ये है कि हम जो पेरेंट हैं, होपफुली सभी बच्चों के पेरेंट उनके साथ होंगे, तो हम पेरेंट के सामने वो जो SIP प्रोग्राम है उसकी यूटिलिटी को हम कन्वे करना चाहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस पूरे साल में इस जो जर्नी है आपके साथ, जो बच्चे 9th में उनके साथ 2 साल की जर्नी है, जो बच्चे 10th में हैं उनके साथ 1 साल की जर्नी है, तो इस 1 या 2 सालों में हम लोग ये थ्रू आउट द ईयर कैसे प्रोसीड करते हैं, हमारा क्या मोडस ऑपरेंडी है, हम कैसे ऑपरेट करते हैं SIP प्रोग्राम हमारे जहाँ कहीं भी चलते हैं, तो वहाँ जो हमारा सक्सेस रेट है वो ऐसा क्यों है, आखिर हमारा ऑपरेशंस कैसे चलता है और वो डिफरेंट कैसे है। जो बच्चे SIP प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनसे कैसे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या हैं जो उन बच्चों को मिलते हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं। तो आज हम बहुत जल्दी नटशेल में उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, देखिए SIP प्रोग्राम क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो बच्चे कुछ 9th क्लास में हैं या जो बच्चे 10th क्लास में हैं, तो उन बच्चों के लिए स्कूल के अंदर ही ग्रेविटी का एक सेपरेट सेक्शन बनेगा आपके स्कूल में, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोग्राम में। और उस सेक्शन में उन बच्चों को जब वो सुबह स्कूल आएंगे तो उसी सेक्शन में बैठना होगा। उस सेक्शन में फर्स्ट हाफ में, यानी सपोज करिए जब आपका क्लास स्टार्ट हुआ उससे इंटरवल के बीच का टाइम मान लेते हैं, तो उस फर्स्ट हाफ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इनकी क्लासेस ग्रेविटी के टीचर्स कराएंगे। अच्छा, सेकेंड हाफ में क्या होगा कि जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशल स्टडीज, इन सब की क्लासेस आपको स्कूल के टीचर्स कराएंगे। तो ये आपका SIP प्रोग्राम इस तरह से ऑपरेट होता है। यानी अब आपका सबसे बड़ा एक तो फायदा ये है कि आपको किसी एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए इवनिंग में कहीं नहीं जाना है, किसी कोचिंग में नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा ये कि SIP प्रोग्राम इवनिंग की जो नॉर्मल कोचिंग्स होती हैं हमारे सिटी में जो भी चलती हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग होता है। अलग इन द सेंस ये होता है कि हमारा 9th-10th के बच्चों के लिए सबसे पहला फोकस है कि वो 9th-10th में अच्छा करें। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि 9th-10th का बेस अच्छा बने उनका। दूसरा सबसे जो सेकंड स्टेज पे हम जाते हैं वो ये कि उनको NTSC के लिए तैयार करें, मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि आप थोड़ा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करिए, यानी कुएं का मेंढक मत बनिए। आप 9th में हैं तो आपके लिए सिर्फ दुनिया 9th तक ही जो है वो लिमिटेड ना हो जाए, क्योंकि फिर आपको बाहर भी जाना है। कोई बच्चा भी 9th करके बैठ नहीं जाएगा। तो 9th की फाउंडेशन अच्छी बनने के बाद हम इनकरेज करते हैं कि फिर आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हैं जो 9th लेवल पे होते हैं, 10th लेवल पे होते हैं, उनको दीजिए। तो 10th लेवल पे सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है, जिसको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है, वो है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो इंडियन गवर्नमेंट कराती है। सबसे बड़ा एग्जाम ये है, सबसे ज्यादा बच्चा इसको देता है। और थ्रू आउट द लाइफ, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ रहता है, आप कहीं पे भी जो है वो उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते, हर जगह पूछा भी जाता है और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उतनी ही इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं, बल्कि कभी कभी तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस NTSC जो सर्टिफिकेट देता है, जो लोग NTSC स्कॉलर बनते हैं उनको मिलती है। तो 10th लेवल पे सबसे बड़ा एग्जाम ये होता है। इसी तरह से 9th लेवल पे एक एग्जाम होता है NSTSC, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम। तो जो बच्चे 9th में होते हैं उनको हम लोग इस तरह की, ओलंपियाड है एक तरह का, इन सब एग्जाम्स के लिए इनकरेज करते हैं कि बेटा इन एग्जाम्स को देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 12th के बाद कोई ना कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना होगा अगर आप कोई अच्छा करियर ऑप्शन चाहते हैं अपने लिए। चाहे आप IITs में जाना चाहते हैं, आप कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या लॉ कॉलेज से आप बड़े अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, या अगर UPSC के थ्रू आप जाकर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं अगर आप, तो आपको आपका माइंडसेट अभी से ऐसा होना चाहिए कि आप फिर उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। उन बच्चों के साथ आपको कॉम्पीट करना है, तो जितना अर्ली आपको उसका गाइडेंस मिल जाएगा, अवेयरनेस मिल जाएगी, उतना आसान रहेगा रास्ता आपके लिए, आगे के लिए। आगे आपको फिर उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये फाउंडेशन अच्छी कराना पहला मकसद है। दूसरा, बच्चे को इनकरेज करना, ऐसे ऐसे फॉर्म्स फिल कराना जिससे बच्चे का एक्सपोजर मिले उसको, ठीक है, वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सपोजर मिले, वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो वो ऐसे एग्जाम्स हम लोग कराते हैं। उसमें प्राइमरीली NTSC पे ज्यादा फोकस होता है, तो NTSC की तैयारी कराते हैं। उसके बाद यहां पर भी हम रुकते नहीं हैं,
हम सिर्फ 9-10th वाले बच्चों की भी आपसे बात कर रहे हैं, यहां पर भी हम रुकते नहीं हैं, फिर NTSC स्टेज 2 तक उसको ले जाते हैं। अच्छा, स्टेज 2 की जर्नी में हम बच्चे की एडवांस लेवल की काफी तैयारी करा देते हैं, यानी 11th-12th का जो फाउंडेशन होता है उसका काफी 30-40% उसका जो फाउंडेशन है उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर देते हैं, सो दैट कि बच्चा जब 10th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी जब 11th में जाता है तो वो उसको 10th के मार्क्स काम नहीं आते हैं 11th में, कितने भी परसेंटेज आपके आ जाएं, 99 प्लस ही क्यों ना आ जाएं, वो आपको 11th में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो लेवल होता है ना 10th और 11th के बीच का, वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 11th में काम क्या आता है, अगर आपको 11th की अंडरस्टैंडिंग 10th में रहते हुए 9-10th में रहते हुए ही करा दी गई है, अगर जितना भी ज्यादा से ज्यादा 10%, 20%, 40%, वो अंडरस्टैंडिंग काम आती है। तो हम लोग उस अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करते हैं, इस सोच के साथ कि बच्चे को 11th-12th भी देना है, और कहीं ना कहीं आगे के लिए बच्चे का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका 11th-12th कितना अच्छा जाता है, और 11th-12th का अच्छा जाना इस बात पे डिपेंड करता है कि 9-10th कितना अच्छा गया है आपका। तो इसलिए 9-10th में रहते हुए हमारा काफी बड़ा गोल होता है, काफी बड़ा एम है, हम उस एम को छोटे छोटे टुकड़ों में कवर करते हैं। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर NTSC के लिए इंकरेज करते हैं ताकि बच्चे को कोई बर्डन फील ना हो कि भाई ये मुझसे क्या करा रहे हैं। तो वो स्टेप वाइज चीजें होती चली जाती हैं, बच्चे फील नहीं करता है, और वो कब कहां से कहां उसका लेवल पहुंच जाता है उसको खुद पता नहीं चलता है। तो हम लोग स्टेप वाइज आगे लेकर चलते हैं, और बच्चा जब हमारे यहाँ से 10th करके निकलता है तो वो उसका करीब 40-50% 11th-12th की फाउंडेशन बन चुकी होती है। उसका बड़ा फायदा ये मिलता है कि 11th-12th में बच्चा जाकर फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके पहले ही अच्छे हो चुके हैं, अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, SC वर्मा लगा रहा है वो वहां पे जाके, कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं इरोडो सॉल्व कर रहे हैं 11th-12th में, उससे फिर उनकी IIT JEE में, नीट में आप देखते हैं टॉप 100 में जो बच्चे आते हैं वो ओवरनाइट टॉपर्स डेवलप नहीं होते हैं, कभी भी कोई टॉपर एक रात में पैदा नहीं हो जाता है, एक साल में पैदा नहीं होता है, उसके पीछे का सालों का हार्ड वर्क होता है। तो वो बच्चा जो 9th से लगा हुआ है, जो 10th से लगा हुआ है, वो बच्चा फाइनली जाकर आप देखते हैं कि अंडर 1000 IIT में रैंक ला रहा है, अंडर 100 रैंक ला रहा है नीट के अंदर, IIT बॉम्बे और एम्स जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है, और फाइनली वही बच्चे आगे जाकर आपको दिखते हैं कि वो UPSC में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं। तो वो सारी जर्नी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, और जो इस जर्नी को जितना पहले स्टार्ट करता है उसके लिए आगे सक्सेस का जो रेट है वो उतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट अब हर एक इंटीरियर से इंटीरियर एरियाज में पहुंच चुका है, हर एक बच्चे के पास फोन है, इंटरनेट है, और सारी इंफॉर्मेशन है जो नेट पे अवेलेबल है। अब वो अपने गांव में बैठकर तैयारी कर सकता है, उसको कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ लखनऊ आने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको कंपटीशन दे रहा है जो आज से 3-4 साल पहले नहीं दे पाता था। तब इतना इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, जो बाहर निकलते थे वही कुछ सीख पाते थे, उसमें भी उनको टाइम लगता था सीखने में, सही गाइडेंस नहीं मिली तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया। अब आपके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उस कंपटीशन को बीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसका एक ही पनेशिया है, वो ये है कि आप उस टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए चीजों को सीखना जब बाकी बच्चे सो रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं या एंटरटेनमेंट में बिजी हैं, अपना टाइम खेल कूद में निकाल रहे हैं कि अरे अभी तो हम 9th में हैं, अभी तो हम 10th में हैं, हम 11th से सोचेंगे। तो जो बच्चा उस टाइम पे स्टार्ट कर देता है जब बाकी बच्चे, नॉर्मली 90% लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उसकी सक्सेस सर्टेन हो जाती है, नो मैटर हाउ जो कंपटीशन है वो कितना भी बढ़ चुका हो। ठीक है, तो कंपटीशन को बीट करने का यही तरीका है कि अर्ली स्टार्ट लेना है। इसी अर्ली स्टार्ट के लिए हमने SIP प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अब लखनऊ के अलग अलग स्कूल्स में, CMS महानगर है और भी जो रेप्यूटेड CMSs हैं वहां पे है, रामाट में भी स्टार्ट हो रहा है। तो उसी कड़ी में हम GD गोयनका में भी SIP प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, और अगर जिसने अभी नहीं भी सोचा है, वो क्या होता है कई सारे बच्चे अभी नहीं सोच पाते हैं कि हमें आगे कहां जाना है, तो वो ऐसे प्रोग्राम में आने के बाद एक उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है ऐसा, तो उस एनवायरनमेंट में रहते हुए वो कुछ ही महीनों में अपनी जो डिजायर्ड फील्ड होती है उसको चूज कर लेते हैं, जो भी फ्यूचर एम होता है उसको डिसाइड कर लेते हैं, वो एनवायरनमेंट मिलने की वजह से। अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो लोग तो 12th तक भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8th 9th में ही एनवायरनमेंट मिलने की वजह से वो अपने करियर के लिए काफी ओरिएंटेड हो जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं उस गोल के लिए। तो हम वही SIP प्रोग्राम के थ्रू उस बैच को बनाकर हम उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं आपके स्कूल के अंदर, कि उस एनवायरनमेंट में आकर बच्चा जो है वो पहले चाहे जैसा रहा हो, अब आकर वो ग्रो कर जाए, मेंटली ग्रो करे। सबसे बड़ी चीज ये है कि मेंटली ग्रो करे, उसकी मेंटल कंडीशन पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो जाए, मेंटल स्टेट, वो चीजें सोचे जो बाकी लोग कोटा और दिल्ली जाकर कहीं उनको मिल पाती है, वो लखनऊ में बैठकर आपके एरिया में, आपको हजरतगंज जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके स्कूल प्रेमाइस के अंदर ही, आपको इवनिंग में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ SIP प्रोग्राम के थ्रू मिलता है जो कि नॉर्मल कोचिंग सोच भी नहीं सकती करने के लिए। नॉर्मल कोचिंग जहां पे सोचना बंद कर देती
नहीं है, हमारा स्टार्ट ही वहीं से होता है। नॉर्मल कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, 9th में अगर बच्चा मिला है तो 9th अच्छा करा दें उसका, 10th में बच्चा मिला है तो बोर्ड्स में उसके परसेंटेज अच्छे आ जाएं, इससे आगे की सोच नहीं होती है। लखनऊ की कोई बड़ी से बड़ी कोचिंग उठाकर देख लीजिए आप, हम लोग भी वही कराते हैं स्टार्टिंग में। हमारा भी एम यही है कि 9th सबसे अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन सबसे अच्छी बने, 10th में नंबर सबसे अच्छे आए, प्रायोरिटी यही है। लेकिन हमारी सोच वहां रुकती नहीं है, हम उससे आगे भी ले जाते हैं बच्चे को, कि बच्चा आगे जाएगा, उसको एनटीएससी के थ्रू हमारा मकसद ये है कि 11th 12th की अच्छी फाउंडेशन बने, ताकि फिर उसको वो फायदा मिले आगे जेई में, नीट में, जहां भी जाना चाहता है। तो हमारी सोच आगे तक रहती है बच्चे को लेकर, हम सिर्फ 9th 10th तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। तो हम ले रहे हैं अगर अर्ली बच्चों को, तो हमारा मकसद है कि इन बच्चों को हम टॉप 10 में, टॉप 100 में लाना चाहते हैं जेई में, नीट में, जो कि नॉर्मली लखनऊ के अंदर पॉसिबल नहीं है। लड़के कोटा जाते हैं, वहां 4-4 5-5 साल तैयारी करते हैं, तब जाकर कहीं रैंक आती है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत मैनीफोल्ड आपको फायदे मिलने वाले हैं। मैंने कुछ फायदे आपके सामने रखे हैं, और अब हम चलते हैं कि भाई हम जो बातें कर रहे हैं आपसे, इतने बड़े बड़े सपने आपको दिखा रहे हैं, उसको हम अचीव कैसे करते हैं, और हम 2 साल से कैसे कर रहे थे, जो कि अभी रिजल्ट भी आए हैं। अभी हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि टर्म 2 के रिजल्ट्स जो आए हैं, टर्म 1 के जो बोर्ड एग्जाम था वो 2 पार्ट में हुआ था कोविड की वजह से, टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 का रिजल्ट अभी फरवरी में आया था, उसके रिजल्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि सिटी टॉपर्स, 3 सिटी टॉपर्स हमारे बैच के हैं जिनको हमने पढ़ाया है पूरा इसी मेथोडोलॉजी के साथ। उस बैच में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 98 प्लस आए हैं। अभी मैं अगर नॉर्मली किसी स्कूल में जाकर पूछ दूं, रेप्यूटेड स्कूल में, कि 98 प्लस कितने बच्चों के, तो एक भी हाथ नहीं उठता है। मैंने स्कूल जीडी गोयनका में भी पूछा, किसी बच्चे का हाथ नहीं उठा है 98 प्लस किसके आए हैं। 95 प्लस 25 बच्चे ऐसे थे जिनके 95 प्लस आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बैच का हर बच्चा 90 प्लस लेकर आया है। और ऐसा नहीं है कि सब टॉपर बच्चे हमें मिले थे, ऐसे बच्चे भी थे जिनके 65 to 70 आते थे उससे पहले, और 2 साल में उनके अंदर ऐसी ग्रोथ हुई है कि वो 95 तक पहुंच गए हैं। वो आपके साथ भी पॉसिबल है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारा मेथोडोलॉजी क्या रहती है, कैसे हम बच्चों को इस जर्नी में उनकी ग्रोथ को तय करते हैं, इंश्योर करते हैं, क्या चीजें हैं जो हम उनके साथ करते हैं। ठीक है, तो हम पूरे ऑपरेशंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए है कि हम आपको एक ग्लिम्स दे पाएं कि हम क्या करने वाले हैं, सो दैट आपके अंदर और ट्रस्ट डेवलप हो कि भाई हाँ, आप अपने बच्चे को सही जगह डाल रहे हैं। क्योंकि टाइम ही सब कुछ है, पैसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो टाइम लगेगा आपके बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वापस नहीं आएगा। इसके लिए ये जो प्रोग्राम है वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, और इस स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए आपको फैकल्टी भी सब स्पेशलाइज्ड मिलेगी। मतलब उसमें ऐसी फैकल्टीज आपके बच्चों को पढ़ा रही होंगी जिनको बेसिक से चीजों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मतलब अगर बच्चे का 6th 7th 8th खराब हो गया है, बहुत अच्छा नहीं रहा, कोविड की वजह से 2-3 साल बहुत खराब हो गए हैं बच्चों के, वो लेवल नहीं है जो 3 साल पहले होता था, तो हमारे टीचर्स इरिटेट नहीं होते हैं अगर बच्चा कोई उनसे बेसिक लेवल की चीज ऐसी पूछ ले जो एक 6th के बच्चे को 5th के बच्चे को पता होनी चाहिए। टीचर्स इरिटेट नहीं होते, क्योंकि वो ये कॉम्पिटेंसी है उनके अंदर, इस चीज को लेकर एक्सपीरियंस्ड है, इसी में एक्सपीरियंस्ड है कि ऐसे बच्चों को डील किया है उन्होंने ओवर द इयर्स। तो वो बच्चों को बिल्कुल जीरो से उठाकर लेकर चलते हैं। अच्छा, दूसरे एंड पे वो टीचर्स सिर्फ अगर 9th-10th पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सिर्फ 9th-10th की ही नॉलेज है, उन टीचर्स के पास 11th-12th पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी है, और वो 11th-12th के बैचेस को भी डील कर रहे हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि वो जीरो से उठाकर लाते हैं, 9th-10th की फाउंडेशन बनाते हैं, और वहां पे रुकते नहीं है, उनको 11th-12th की अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। अब 11th-12th की अंडरस्टैंडिंग एक 9th-10th के बच्चे को देना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टीचर कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं करेगा तो बच्चों का सरदर्द होने लगेगा कि भाई ये तो मेरे लेवल की चीजें नहीं है। तो ऐसे टीचर्स आपको इस प्रोग्राम में ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं ऐसे बैचेस को पढ़ाने में। उनको पता है कि एक 9th-10th के बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी बनाकर कैसे प्रेजेंट करना है, जो नॉर्मली अगर बुक से पढ़ने जाएंगे या नॉर्मली यूट्यूब पे किसी टीचर को सर्च करेंगे तो नहीं समझ में आएंगे आपको। लेकिन हम लोगों ने इस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी को डेवलप किया है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट, भयंकर कॉन्सेप्ट भी इजी लगने लगे अगर वो हमारे टीचर से पढ़ रहा है उन चीजों को, तो बगैर किसी बर्डन की उसकी एडवांस लेवल की फाउंडेशन भी बनती चली जाती है। तो ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स चाहिए, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी टीचर्स की होती रहती है। ऐसे किसी नए टीचर्स को हम प्रोग्राम में नहीं डालते हैं जब तक कि उसके पास पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस ना हो ऐसे बैच पढ़ाने का, ठीक है। तो इसके लिए आपको सब स्पेशलाइज्ड टीचर्स मिलेंगे, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे।
सबसे पहले हमारे यहाँ 9, 10 CBSE ICSE दोनों तरह के बैचेस चलते हैं। आपका CBSE बोर्ड है। रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, बेस्ट रिजल्ट्स हैं। हमारा मेन फोकस बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर रहता है सबसे पहला, कि हम इंश्योर करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करें, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। दूसरा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। आपके तो स्कूल प्रेमाइस में होने वाला है, तो आपके लिए तो ऑफलाइन होगा। हाँ, अगर आपका स्कूल बंद होता है, सपोज करिए छुट्टियां हो गई, समर वेकेशंस हो गई, या किसी और तरह की छुट्टियां हो गई स्कूल के अंदर, तो भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जो बच्चे SIP के लिए ऑप्ट करेंगे, उनकी क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट से, इस डिजिटल सेटअप में जो आप देख रहे होंगे, जो हाईली एडवांस्ड है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पैनल, इस तरह के पैनल्स आपको जनरली लखनऊ में तो किसी कोचिंग में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरह के डिजिटल सेटअप में हम क्लासेस अपने, हमारे 4 सेंटर्स हैं, चारों सेंटर पे आपको व्हाइट बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा। सारे सेंटर्स पे हर एक क्लास में इस तरह के डिजिटल पैनल लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, पूरी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। एक वीडियो डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पे सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जाकर सेव हो जाती है। जो बच्चे हमसे इनरोल्ड होते हैं उनको हम ID पासवर्ड देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो रिवीजन पर्पज से इन क्लासेस को दोबारा देख सकते हैं। कभी वो बीमार हो गए, किसी फंक्शन में चले गए, क्लास छूट गई, तो उनको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उनको ये डर नहीं है कि आप टीचर से मैं दोबारा कैसे पढ़ूंगा, ये तो मेरा मिस हो गया है। कोई चिंता की बात नहीं, आप इवनिंग में ही देख सकते हैं वो सारी क्लासेस। तो और छुट्टी होने पर ऑनलाइन के थ्रू भी हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। इवन ऑनलाइन डाउट क्लास भी हो जाती हैं बच्चों की। जो बच्चे आप बहुत दूर रहते हैं, वहां से हजरतगंज सेंटर बहुत दूर है, लेकिन ऑनलाइन अगर आपका स्कूल बंद है और आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन डाउट सेशन अरेंज हो जाते हैं। घर बैठे ही आप डाउट पूछ सकते हैं। रेगुलर टेस्ट होते हैं। हाँ, ये टेस्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा टेस्ट का है। देखिए, टेस्ट से हम बहुत डरते हैं, सारे बच्चे ही टेस्ट से डरते हैं। उसका रीजन ये है कि टेस्ट फ्रीक्वेंट होते नहीं है, इसलिए हम डरते हैं। जो चीज़ कभी कभी होती है उससे डर लगता है, और टेस्ट कम होते हैं, इसीलिए हमारी तैयारी भी सॉलिड नहीं होती है। हमारे यहाँ आपको एवरी फोर्टनाइटली आपको टेस्ट मिलेगा, यानी हर 14 दिन के बाद, हर 2 वीक्स के बाद एक टेस्ट होता है, हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होता है। उसका फायदा ये होता है कि 2 हफ्ते में आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो सिलेबस आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, रादर देन 1 मंथ का सिलेबस, 2 मंथ का सिलेबस। ये 2 हफ्तों का सिलेबस छोटा होता है, उसका पेपर भी बहुत बड़ा नहीं बनता है, तो आप छोटे सिलेबस को इजीली रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसका टेस्ट हो जाता है, तो वो चेक हो जाता है आपको कितना तैयार है। तो ऐसे छोटे छोटे चंक्स में आप कब पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कर लेते हैं आपको भी नहीं पता चलता है। तो हमने हर दूसरे हफ्ते टेस्ट रखा है, हर ऑल्टरनेट संडे पे टेस्ट होगा। सपोज करिए आपके स्कूल में 2 महीने बाद टेस्ट हो रहा है, तो उससे पहले आपने करीब 4 टेस्ट दे दिए होंगे यहाँ पे, तो उसका फायदा आपको मिलेगा कि आपने एक चीज को 4 बार टेस्ट में लिख लिया है। अब वो 2 महीने बाद अगर स्कूल में वो यूनिट टेस्ट में पूछी जाएगी तो आपके 100% मार्क्स आएंगे उसमें। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो टेस्ट का है, जो हम हर ऑल्टरनेट संडे लेते हैं। हाँ, आपके स्कूल में जब ये प्रोग्राम चलेगा तो संडे को छुट्टी होती है, तो आपका जो टेस्ट होगा वो सैटरडे होगा। वीक जब खत्म हो रहा होगा दूसरा वीक, तो सैटरडे को स्कूल में ही टेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं आपको किसी सेंटर पे आना पड़े टेस्ट देने के लिए, आपके स्कूल में ही ये टेस्ट एवरी फोर्टनाइटली करा दिया जाएगा। ठीक है, गाइडेंस और फैकल्टी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये इतना बड़ा आपका हर बच्चे का, किसी बच्चे का जेई का एम है कि उनको IIT बॉम्बे जाना है या एम्स दिल्ली में जाना है, या किसी को UPSC जाना है, बहुत बड़ा एम बना रखा है किसी ने। तो जितना बड़ा एम होता है उसके लिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो प्लानिंग बहुत एसेंशियल है। प्लानिंग इज एन एसेंशियल टूल दैट हेल्प्स यू एक्सेल। प्लानिंग अगर नहीं है तो क्या होता है, अगर आपने प्लान नहीं बनाया है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपने अगर कोई प्लान नहीं बनाया तो एक प्लान अपने आप बन जाएगा और वो प्लान होगा आपको फेल कराने वाला। तो अगर आपका कोई सपना है, आपने कोई सपना देखा है कि मुझे वो एग्जाम निकालना है किसी भी तरह का, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, तो सबसे एसेंशियल चीज है प्लानिंग। अगर आप नहीं करेंगे तो पक्का उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं तो आपका कोई भी गोल हो, वो गोल सिर्फ विश है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, और विशेस पूरी नहीं होती हैं, आपको पता है। ठीक है, अगर आपको विश पूरी करनी है तो उसको प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करना होगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमने आपके लिए क्या प्लान बनाया है 2 साल के लिए, जो हम आपको चाह रहे हैं, जो बच्चे 9th में हैं और जो बच्चे 10th में हैं, तो उनके लिए हमारा ईयरली प्लान क्या है, हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि बगैर प्लानिंग के तो सब फेल होने वाला है। सब बातें हैं खाली जो हम आपसे कर रहे हैं, अगर प्लानिंग नहीं है तो आज हम आपसे प्लानिंग शेयर करते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, डोंट विश इट वर इजियर, विश यू वर बेटर। ठीक है, तो ये स्लोगन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको।
देखिए एसआईपी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे बड़ा फायदा टाइम सेविंग का है एसआईपी में। आपका इवनिंग फ्री हो गया है, और इवनिंग फ्री होने का फायदा यह कि अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप होमवर्क के लिए टाइम निकल आया सेल्फ स्टडी के लिए। और एक बात याद रखिए, कोई भी बच्चा कितनी भी बड़ी कोचिंग से पढ़ रहा हो, कितने भी बड़े स्कूल से पढ़ रहा हो, उसका सक्सेस की गारंटी तब तक नहीं है जब तक उसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो आप चाहे जितने बड़े स्कूल से पढ़ रहे हो, चाहे जितने बड़े टीचर से पढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। गारंटी उसकी उतनी ज्यादा है जिसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा है। तो आपको एसआईपी प्रोग्राम सबसे ज्यादा टाइम देता है सेल्फ स्टडी करने के लिए। इवनिंग टाइम आपका फ्री है, आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। दूसरा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जैसे हमने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम्स में नंबर कैसे मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में नंबर सिर्फ नॉलेज होने से नहीं मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम से नंबर मिलते हैं कीवर्ड्स को लिखने से। तो कीवर्ड्स कैसे लिखे जाएं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं कि कैसे आंसर्स को फ्रेम किया जाए। आंसर राइटिंग भी आर्ट है अपने आप में, तो वो आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाती है कि आपको कैसे करनी है। जो बच्चे यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जो मेंस एग्जाम होता है उसका, वहां सिलेक्शन उसी का होता है जिसको आंसर राइटिंग आती है अच्छी, जो आंसर्स को अच्छा फ्रेम कर सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये आंसर राइटिंग की शुरुआत ही बोर्ड से हो जाती है। अगर आपको अभी से उस माइंडसेट के साथ समझाया जाए, गाइड किया जाए कि बेटा आंसर राइटिंग सीखो, तो सोचिए आप वो जब ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते आप कितने अच्छे आंसर्स लिखने लग जाएंगे। तो वो चीज होती है जो यूपीएससी निकालती है। खाली नॉलेज से ना बोर्ड एग्जाम निकलेगा आपका, और यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है। तीसरी चीज क्या है, कंपटीशन लेवल। जब आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होने लग जाता है, बोर्ड लेवल की तैयारी अच्छी हो गई, तो फिर हम आपको एक्सेल करके आगे ले जाते हैं ताकि आप आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार हो सकें एनटीएससी के थ्रू। फिर आगे हम एनटीएससी स्टेज 1 के थ्रू आपका बोर्ड इंश्योर करते हैं, स्टेज 2 के थ्रू आपका 11th-12th की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एनटीएससी एग्जाम एक बहाना है ताकि हम आपको एडवांस लेवल तक ले जाएं। उसके बहाने से एग्जाम्स बहाना होते हैं तैयारी का। अगर स्कूल में एग्जाम्स ना हो तो ना कोई 9th तैयार करेगा, ना कोई 10th करेगा, ना कोई 11th करेगा, ना कोई 12th करेगा। तो एग्जाम्स बहाना बन जाते हैं हमारी तैयारी का। उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और तैयारी करते चले जाते हैं। खाली नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ता है, यही सच्चाई है। तो ये एग्जाम है एनटीएससी का एग्जाम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसके लिए फिर हम बोर्ड लेवल की तैयारी होने के बाद फिर हम आपको आगे ले चलते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 के बारे में। आपको काफी सारी तैयारी कराई जाती है। और एक और चीज सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये 5th वाला, स्कूल्स में जो भी टेस्ट होंगे वो आपको देने हैं। यूनिट टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली होंगे, कंपैरेटिव होंगे, एनुअल होंगे, सब कुछ होंगे। स्कूल का सिलेबस चल रहा होगा। हम आपको एसआईपी प्रोग्राम में जो पढ़ा रहे होंगे वो इन अकॉर्डेंस विद स्कूल सिलेबस होगा। स्कूल सिलेबस के साथ साथ हमारा चल रहा होगा, बल्कि उससे आगे होगा, काफी आगे होगा। मतलब कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपके नॉन एसआईपी की क्लासेस में चल रहा है और आपने नहीं पढ़ा है। ऐसा होगा कि आपने वो चैप्टर 1 महीना पहले ही पढ़ लिया होगा और उसका टेस्ट भी दे लिया होगा। कभी भी अगर स्कूल वाले आपका सरप्राइज टेस्ट भी लेने की कोशिश करेंगे, वो भी आप इतने कॉम्पिटेंट हो चुके होंगे, इतने कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका होगा कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चैप्टर का टेस्ट देने के लिए रेडी होंगे। इतना आगे सिलेबस चल रहा होगा और पीछे के जितने चैप्टर होंगे उन सब का टेस्ट भी आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो हमारा जो सिलेबस होगा वो स्कूल के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। जिस हायरार्की में स्कूल आगे चलेगा चैप्टर्स को लेकर, हम भी उसी हायरार्की में आगे चलते हैं और काफी आगे निकल जाते हैं हमारा सिलेबस हम लोग लेकर, क्योंकि हमें आपको बोर्ड भी तैयार कराना है, फिर आपको कंपटीशन लेवल पे भी ले जाना है। तो हम काफी जल्दी सिलेबस को समअप करते हैं और हमें बड़े बड़े सिलेबस को टाइमली खत्म करने का एक्सपीरियंस है। आपका तो सीबीएसई बोर्ड है, हम आपको बताएं आईसीएसई बोर्ड में इसका 3-4 टाइम सिलेबस है। जितना यहाँ पे साइंस के तीनों मिला लीजिए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उससे ज्यादा या उतने ही चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलेंगे, उतने ही बायो में मिलेंगे, उतने ही केमिस्ट्री में। तो और इसी तरह मैथ्स का सिलेबस भी काफी ज्यादा आईसीएसई बोर्ड में है। तो हमने उस सिलेबस को भी 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 रिवीजन दिए हैं बच्चों को। सोचिए इतना बड़ा सिलेबस है, तो आपका सिलेबस तो उसके आगे उसका 1/3 भी नहीं है। तो आपकी तैयारी सोचिए कितनी स्ट्रांग होगी, कितना ज्यादा आपको मौका मिलेगा अच्छे लेवल की चीजें पढ़ने का, कितनी जल्दी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है और आईसीएसई बोर्ड में इंक्लूड की गई हैं 9th-10th लेवल पे। तो अब जब बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा होता है तो वो चीजें मिस कर जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन एसआईपी प्रोग्राम का फायदा ये है कि जब हमारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको नो डाउट जो आपका सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो मिसिंग पार्ट होता है ना, जो आईसीएसई में इंक्लूडेड है, हमें तो पता है हम दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर्स आपको वो मिसिंग पार्ट भी बताते चलेंगे। जैसे फिजिक्स में कोई चैप्टर चल रहा है, मोशन चल रहा है, सपोज करिए 9th में, अब ग्राफ में हो सकता है आपके यहाँ कुछ चीजें कम दे रखी हैं, आईसीएसई ने ज्यादा दे रखी हैं, तो अब जब टीचर आपको ग्राफ पढ़ा रहा है तो वो भी इंक्लूड कर लेगा साथ साथ में। तो आपको लगेगा अच्छा ये सारी चीजें भी होती हैं, ये वाले केसेस भी होते हैं। तो वो चीजें मतलब
एक सबसे बड़ा फायदा, एक मतलब वन ऑफ द जो जितने सारे हमने बेनिफिट्स गिनाए हैं, एक और बेनिफिट ये है कि आपको मतलब दोनों तरह का फ्लेवर मिलने वाला है। आपको आईसीएसई का जो मिसिंग पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाएगा बिना किसी बर्डन के। तो सबसे पहली चीज, स्कूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। स्कूल से काफी आगे रहेगा हमारा सिलेबस, वो सिलेबस जो स्कूल में कराया जा रहा होगा, ठीक है। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि यार ये चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, एसआईपी में अभी हमारे यहाँ टीचर्स ने, ग्रेविटी टीचर्स ने कराया नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि जब उस चैप्टर का टेस्ट होगा ना, तो उससे पहले ग्रेविटी टीचर्स ने उसका टेस्ट भी ले लिया होगा, इवन उसके 2-3 रिवीजन भी आपको करा दिए होंगे, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी है कि आप स्कूल टेस्ट में, यूनिट टेस्ट, कंपैरेटिव्स, एनुअल एग्जाम्स में अच्छा करें, उसमें मार्क्स अच्छे आए। जब आपकी नॉलेज है आपके पास तो आपकी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए मार्क्स में, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी डरे ना इस पे बच्चे कि स्कूल सिलेबस अलग अलग चलेगा, मिसमैच हो जाएगा। कोई मिसमैच नहीं होता है, हमें एक्सपीरियंस है, हम चला रहे हैं लगातार, ठीक है। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, रिवीजन। जैसे कि हम आपसे लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट होता है, रिवीजन्स के चांसेस उतने मिलते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन्स जितने ज्यादा होंगे, और हमने ये चीज इंश्योर करी है टेस्ट को डालकर। हर 2 हफ्ते के बाद हमने जो टेस्ट डाला है, वो टेस्ट ये चीज इंश्योर कर रहा है कि आपका रिवीजन्स बहुत सारे होंगे, मल्टीपल रिवीजन्स होंगे। और टेस्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन, ये बात लिख लीजिए। टेस्ट से अच्छा रिवीजन कोई नहीं होता है, इसीलिए हम टेस्ट से डरते हैं। और जब हमने ज्यादा टेस्ट देने की आदत पड़ जाती है तो हमारी वो चीज बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। टेस्ट में लिखना पड़ता है ना, इसलिए डर लगता है। और जब कोई चीज लिख के देखी जाती है ना, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। रादर देन आप उसको ओरली चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, किसी को सुना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टेस्ट आपके ज्यादा होंगे ना, तो वो अपने आप आपको मजबूर करेंगे कि आप तैयार रहें, ठीक है। टेस्ट विल कीप यू ऑन योर टोज, ठीक है, एवरी टाइम। तो इसलिए हमने टेस्ट को इंक्लूड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग चलाते हैं, अब हमारा इवनिंग प्रोग्राम जो चलता है, वहां पे हमारा फेज 1, फेज 2 करके हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। फेज 1 क्या होता है कि हम 2-3-4 महीने के अंदर अंदर बच्चे का जो सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस होता है, उसको कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं विद टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट के साथ में। वो सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब फेज 2 में क्या होता है कि हम बच्चे को फिर एनटीएससी लेवल पे ले चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाते हैं, एनटीएससी स्टेज 2 के बारे में बताते हैं और उसकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो फेज 1 डेडिकेटेड होता है पूरा, आपकी जो बोर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग है, 9th में है तो 9th में जितना सिलेबस है उस पूरी अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। फेज 1 के बाद फेज 2 में जाएंगे तो 9th से वो चैप्टर जो 11 से कनेक्टेड हैं आपके, उन चैप्टर की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी। इसी तरह से 10th के साथ भी होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जब अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, यानी जो आपके स्कूल में आने वाला है, जो आपके यहाँ बोर्ड में आने वाला है, जब वो चीज आपकी मजबूत हो चुकी है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। उसके बाद जब हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद जब एडवांस लेवल की चीजें कराते हैं तो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि बोर्ड में भी आपके जो स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं, इंटरनल एग्जाम्स जो हो रहे होते हैं, उसमें भी जब आपके मार्क्स आ रहे होते हैं तो पेरेंट भी आपके खुश रहते हैं, आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है, कि भाई हाँ मेरा वो चीज तैयार है। तब एडवांस पढ़ने का फायदा भी है। अगर आपका फाउंडेशन ही हिला हुआ होगा, अगर आपका फाउंडेशन वीक है, तो आपके स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, आप वहां डिमोरलाइज हो रहे होंगे, ठीक है, काफी सारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। अगर उस टाइम पे आपको एडवांस लेवल की चीजें पढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो हम इंश्योर करते हैं कि पहले फाउंडेशन बहुत अच्छी बने, उस लेवल के जितने क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब आप उसको लगाने के एबल हो जाएं। उसके बाद फिर हम आपको ले चलते हैं 11th-12th की फाउंडेशन पर। बहुत स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं और बहुत साइंटिफिक मैनर में होती हैं। ये हमारा जो पूरा करिकुलम हमने बनाया है, जो प्लान बनाया है, ये बहुत साइंटिफिक है पूरी तरह से। तो यहां पे फेज 1 फेज 2 का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब का एक साथ टेस्ट होगा हर संडे को जब भी हो रहा होगा टेस्ट आपका। और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि जैसे बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग होने लगता है तो मेंटल एबिलिटी की और सोशल स्टडीज की क्लासेस काफी फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगी आपके बच्चे को। एडिशनली मेंटल एबिलिटी क्या करता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। यानी मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में ऐसा होता है क्वेश्चन कई बार हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन हम उसके स्टेप्स नहीं लिख पाते हैं, इक्वेशन नहीं फॉर्म कर पाते हैं। सोचते हैं कोई बता दे कि कैसे इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है कि क्वेश्चन को देखकर पहले माइंड में सॉल्व करना, फिर पेन उठाना, तो वो आपको मेंटल एबिलिटी के थ्रू आएगा। काफी सारा मेमोराइजेशन पावर भी आपका स्ट्रांग होता है मेंटल एबिलिटी के थ्रू, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं आप। और एनटीएससी में और हर तरह के ओलंपियाड में, इवन यूपीएससी में भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां आपकी मेंटल एबिलिटी ना आती हो। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंटल एबिलिटी का पोर्शन रहता है और सबसे ज्यादा आती है एनटीएससी में।
100 मार्क्स का पेपर है, अगर आप देखें तो 50% बनता है, दोनों मिला लें 200 में 100 मार्क्स की वो आ रही है, और 40 मार्क्स की सोशल स्टडीज आती है आपकी। तो सोशल स्टडीज भी हमारे टीचर एडिशनली आपको पढ़ाएंगे, आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा वो, लेकिन हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे। उसका फायदा क्या होगा सोशल स्टडीज का? सोशल स्टडीज पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो यूपीएससी की कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, आईएएस पीसीएस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो काफी डेप्थ में और काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जानते हैं। वो नॉर्मल टीचर नहीं है 9th-10th वाले, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स दे रखे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं या उन बच्चों को करा रहे हैं। तो वो जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप कंपेयर भी कर पाओगे कि आपके स्कूल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सोशल स्टडीज और हमारे टीचर्स जाके पढ़ा रहे हैं, तो आपको कंपैरिजन दिखेगा, विजिबल होगा। तो जो बच्चा आगे के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, सोचिए उसको 9th-10th लेवल पे गाइडेंस मिलेगा उन टीचर्स से कि वो उन्हीं किताबों को, आज कोई भी बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है ना तो वो एनसीईआरटी खरीद के लाता है 6th क्लास से, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। जब तक 6th से 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा सोशल साइंसेस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तब तक उसका बेस नहीं बनेगा, तब तक यूपीएससी की तैयारी भूल जाए वो। तो सोचिए अगर आप 9th में ऑलरेडी हैं, 10th में है, अगर अभी आपको कोई टीचर गाइड करे कि तुमको कैसे पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए, अगर तुम एस्पायर कर रहे हो, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें एक एस्पायरेंट बनना है, तुम्हें एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनना है, तो अभी से तुम ऐसा क्या करो, 9th-10th लेवल पे तुम्हें क्या करना चाहिए, वो गाइडेंस आपको मिलेगी उन टीचर्स से जो उसी तरह के बैचेस को पढ़ा रहे हैं, सालों साल से पढ़ा रहे हैं। वो आपको बताएंगे बेटा तुमको कैसे न्यूज़पेपर अगर पढ़ने की आदत कैसे डालनी चाहिए, कैसे इन सोशल स्टडीज की किताबों को देखना चाहिए, ठीक है, क्या कैसे ये हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो हम लोग एडिशनली उनकी क्लासेस भी आपके लिए लगाएंगे जो कि आपका 9th-10th में तो हेल्प करेगा ही करेगा, नो डाउट, एनटीएससी में हेल्प करेगा और आगे तक अगर आप सोचें तो आपको यूपीएससी की फाउंडेशन को भी बनाने में हेल्प करेगा। अब हमारे मेंटर्स ये फैकल्टी क्यों बेस्ट है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो फैकल्टीज हैं दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, इन्होंने ऐसे बैचेस को पढ़ा रखा है। ऐसी फैकल्टी कोई भी मार्केट से उठा के हम फैकल्टी नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही रेप्यूटेड क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, IITian हो, डॉक्टर हो, वो आपके बैचेस को नहीं डील कर सकता है बड़ा नाम होने की वजह से, क्योंकि इन बैचेस में कुछ स्पेशल बच्चे मिलेंगे ना उसको। ऐसे बच्चे हैं जिनका फाउंडेशन बिल्कुल जीरो है और उनको जीरो से उठा के ना सिर्फ फाउंडेशन बनाना है बल्कि 11th-12th की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, एनटीएससी लेवल तक पढ़ाना है उसको। तो ऐसा टीचर तो वही पढ़ा सकता है जिसने इस तरह के बैचेस पढ़ाए हों। ऐसा टीचर खाली बड़े नाम वाला टीचर आकर ऐसे बैचेस में फेल कर जाता है, इसलिए हमारी फैकल्टी स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा नाम है, बड़े नाम तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बैचेस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस सबके पास नहीं है, सब नहीं पढ़ा रहे हैं ऐसे बैचेस को लखनऊ के अंदर। तो इसलिए हमारी फैकल्टीज स्पेशल हैं। जो फैकल्टीज मिलेंगी उनको ऐसे बच्चों को पढ़ाने का हाईली एक्सपीरियंस्ड है, वो बहुत ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है उनको ऐसे बच्चों को पढ़ाने का। वो इरिटेट नहीं होते हैं, आप 10 बार उनसे कोई छोटी से छोटी चीज पूछते रहिए, वो बताते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, वो पहले से अज्यूम कर चुके हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे लेवल पे लाते हैं। और जो बच्चा ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है उसके लिए तो और अच्छा है, उसको तो और आगे ले जाने में हेल्प मिलेगी हमें, वो और बाकी बच्चों से भी आगे निकल सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए ये फैकल्टीज काफी स्पेशल है, ठीक है। कोर्सेज करिकुलम क्या है हम आपको बता चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस पे हमारा स्पेशल फोकस रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पे हमारा स्पेशल फोकस है और उसके साथ साथ हमने एसएसटी को भी इंक्लूड कर रखा है और स्पेशल एम्फेसिस है हमारा मैथ पर, मेंटल एबिलिटी पे हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि डाउट सॉल्विंग, देखिए डाउट्स आपके अंदर क्रिएट हो इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स मारते हैं। बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं, हेजिटेट करते हैं, स्कूल में नहीं पूछते हैं कि पूछेंगे तो टीचर एक बार पूछेंगे, टीचर ने बता दिया, 2 बार 3 बार तो टीचर इरिटेट हो जाता है और नाम रखना शुरू कर देता है, ह्यूमिलिएट कर देता है, बेइज्जती कर देता है, तो बच्चे नहीं पूछते हैं, छोड़ो हटाओ नहीं पूछेंगे। ये चीज उनके अंदर डाउट को मार देती है धीरे 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 धीरे। अब अगर आप 9th में नहीं पूछ पा रहे हैं, सोचिए तो आप 12th में पहुंचकर कैसे पूछेंगे, 11th में पहुंचकर कैसे पूछेंगे। तो हम इनकरेज करते हैं 9th-10th लेवल पर ही कि आप डाउट्स को पूछें, ठीक है, आपके अंदर से ये जो फियर है वो खत्म हो, आप टीचर्स के साथ बहुत फेमिलियर हो जाएं, फ्रेंडली हो जाएं। बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा उतना बच्चा इजीली डाउट्स को पूछ सकेगा, 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार पूछना हो। तो वो हैबिट हम डेवलप कराते हैं कि 9th-10th में ही बच्चा अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, 11th-12th में जाकर आपको कोई नहीं बताने वाला है। वहां ये उम्मीद की जाती
आती है कि आपका 9-10 बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टीचर को फिक्र होती है सिलेबस कंप्लीट कराने पर। टीचर उतना अटेंशन चाह कर भी पे नहीं कर सकता क्योंकि सिलेबस पीछे छूट जाएगा। 9-10 में उतना सिलेबस नहीं होता है। अभी आपके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। 10th के बच्चे तो स्पेशली, उनके पास तो सिर्फ यही साल है, उसके बाद तो टाइम ही नहीं है उनके पास, सीधे 11th में एंटर कर चुके होंगे। तो हम डाउट सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जितने ज़्यादा डाउट निकल के आएंगे इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हो। अगर कोई डाउट नहीं है इसका मतलब या तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा केस ज़्यादा होता है। रेगुलर टेस्ट जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, डाउट जैसे मान लीजिए कोई बच्चे बहुत कहने के बाद भी डाउट नहीं पूछते हैं, तो उसका भी इंतजाम कर रखा है हमने। हर 15 दिन के बाद, हर 15 डेज पे, ठीक है, हर एवरी 15 डेज पे हमने क्या रखा है, टेस्ट रखा है। अब जब टेस्ट होगा तब तो उसके मार्क्स बता देंगे उसको कितना आता था, वो डाउट नहीं पूछता था। तो 15 डेज के बाद ऐसे बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, फिर हम उनको बैठालते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है। वहां से बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जो बच्चे नहीं भी पूछते हैं। तो हमने पूरा साइंटिफिकली इस पैटर्न को डिजाइन किया है कि हाँ, कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा हमारे क्लास का ऐसा ना रह जाए, वीक ना रह जाए, जो इस प्रोग्राम से फायदा ना उठा पाए। तो इससे प्रोग्राम जो उनकी प्रिपरेशन है उसको एनालाइज करने का मौका मिलता है। अगर आप टेस्ट रेगुलर दे रहे होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। और मंथ में 2 बार आपने टेस्ट दिया है तो काफ़ी आसानी से आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक लेक्चर में जो टीचर आपके स्कूल में पढ़ाने जाएगा बैच को, उस लेक्चर में बच्चों को डीपीपीज मिलती हैं, वर्कशीट्स मिलती हैं। जितना भी टीचर उस दिन लेसन पढ़ाएगा, जितना पोर्शन पढ़ाएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देगा उसी दिन करने के लिए। 10 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। उससे फायदा ये होता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा है उस दिन, उसको कितना समझ में आया है, वो ये वर्कशीट घर जाकर करता है तो वो फिर अगले दिन वर्कशीट सबमिट हो जाती है। तो पता चलता है कि हाँ, बच्चे ने जितनी चीजें पढ़ी थी वो उसको अच्छे से समझ में आई हैं। और वर्कशीट करने से एक फायदा ये भी होता है कि आपके दिमाग में वो चीजें रिटेन रहने लग जाती हैं, ठीक है। तो वो वर्कशीट आपको रेगुलर मिलती हैं वहां पे, मैथ्स की, फिजिक्स की, हर एक सब्जेक्ट में। रेगुलर होमवर्क यही होता है आपका, डीपीपीज जो मिलती हैं आपको। इसके अलावा डाउट्स के लिए हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हमने बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, जो हर फोर्टनाइटली टेस्ट हो रहा है, जो 2 टेस्ट होते हैं आपके मंथ में, तो हमने मंथ के एंड में एक पीटीएम रखी हुई है कि हम हर महीने के एंड में उनके पेरेंट्स से मिलेंगे। जैसे आपके स्कूल में ही पीटीएम ऑर्गेनाइज हो जाएगी, वहीं पे हम लोग मिलेंगे आपके पेरेंट्स से, और उस दिन बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो पेरेंट्स के सामने रखी जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशंस पे बात की जाएगी। और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा। ये इनकरेज करने के लिए कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। सारे पेरेंट के सामने स्टूडेंट ऑफ द मंथ मिल रहा होगा तो आपको भी मन करेगा नेक्स्ट टाइम मैं इंस्पायर करूं इसके लिए। तो ये रिवॉर्ड हमने रखा है ताकि बच्चे के अंदर ये इनकरेजमेंट हो, ये बच्चा इनकरेज हो, इसके लिए मोटिवेट हो कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ मुझे मिले। जैसे कि ये एक फेमस कोट है, टेस्ट सक्सेस वंस, टंग वांट्स मोर। ठीक है, एक बार आपके मुंह में सक्सेस लग गई तो उसके बाद आप बार बार उसको चाहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग, जैसे मैंने बताया आपको, एवरी मंथ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, हर महीने आपको पता चलेगा। और एक और चीज है, हम लोग पेरेंट्स का ग्रुप भी बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पेरेंट का बनता है। उस पर आप अगर मान लीजिए बच्चे के लिए आपको कोई क्वेरी हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा आपको लग रहा है कि आपको डिस्कस करना चाहिए टीचर से, तो आपको पीटीएम तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। आप उससे पहले ही हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पीटीएम तो 1 महीने बाद आएगी, आप उससे पहले इतना एक्सेसिबल है कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीचर से। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, मैथ्स में लग रहा हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उस टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको मिलेगा, उन कोऑर्डिनेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और वो फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए पीटीएम तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली तो पीटीएम में रूटीन वाइज तो मिलेंगे ही। तो ये फीडबैक के लिए सारी चीजें, मतलब इतना स्ट्रांग हमने ये नेटवर्क बनाया हुआ है, पूरी मेथोडोलॉजी, कि कोई बच्चा अगर इसमें आएगा इस प्रोग्राम में तो या तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा उसको। या तो इंप्रूव करो या बाहर जाओ, तीसरा कोई चारा नहीं है उसके पास कि वो क्लास में भी रहे और वीक भी रह जाए, इंप्रूव भी ना करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है इस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंडर में, अगर ये ऑपरेशंस के थ्रू काम चल रहा है, अंदर बच्चे के ऊपर काम किया जा रहा है।
तो ये चीजें थी जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। हमने बताया आपको 10th के लिए NTSC सबसे प्रायोरिटी पे है। 9th के बच्चों को भी, सिंस उनके लिए NTSC दूर है, उनके 16-17 महीने बाद होता है, तो उसमें हम लोग NSTSC का एग्जाम उनसे करवाते हैं, या और भी 9th के ओलंपियाड होते हैं वो बच्चों को दिलवाते रहते हैं, सो दैट कि वो अपनी प्रोग्रेस को लगातार चेक करते रहें। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के तौर पे होते हैं एक तरह से। The hardest choices require the strongest wills। अब इतनी सारी चीजें आपके सामने हैं, हम लोग रेडी भी हैं कराने के लिए सारी चीजें कि भाई आप आइए हमारे प्रोग्राम में और आपको फायदा ही मिलेगा, यहाँ से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब आपके ऊपर है कि आपकी विल पावर के ऊपर है कि आप क्या आप चाहते हैं कि आप मतलब इस प्रोग्राम में बच्चे को डालकर, और बच्चे के अंदर भी ये विल पावर होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे अभी से लगना है इसके लिए, सो दैट कि मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ वो ड्रीम मुझे मिल सके, चाहे जितना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका हो। कॉम्पिटिशन आप नहीं रोक सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अर्ली स्टार्ट ले सकते हैं। हाँ, अभी इसके बाद ही ये हमारा रिजल्ट है, जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट अभी आया है 10th का, ये हमारा रिजल्ट है। ये हमारे सिटी टॉपर्स हैं, ये 3 बच्चे सिटी टॉपर्स हैं, 99 प्लस लेकर आए हैं, जो कि ड्रीम होता है किसी का भी। संकल्प गर्ग, आशिमा, शिवांशदीप, तीनों 99 प्लस वाले हैं। इसके अलावा आप पहला रो देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ये अप्रैल में ही निकला है, और पहला रो जो आप देख रहे हैं उसमें 98 वाले बच्चे हैं, 10 हैं बच्चे, सारे गिन सकते हैं आप। यहाँ पे हमने सिर्फ 95 प्लस तक ही शो किए हैं बच्चे काफी ज्यादा थे। ये नीचे वाला जो रिजल्ट है वो NSTSC का रिजल्ट है, जो 9th के बच्चे थे हमारे, जो नीचे आप देख रहे हैं, जिसमें मॉन्टफोर्ट का बच्चा है अक्षर, जिसने टॉप किया है सबसे नीचे, जिसका फोटो ये देखिए दिख रहा है आपको, 844 इंटरनेशनल रैंक है, ये भी CBSE बोर्ड का बच्चा है। बाकी इसमें लखनऊ के और भी अच्छे स्कूल्स के, सेंट फ्रांसिस, CMS महानगर, लमाटनियर, CMS गोमती नगर, इन सब के बच्चे हैं जिन्होंने NSTSC का एग्जाम अभी दिया है, अभी फेब में ही इसका भी रिजल्ट आया था। ये बच्चे सब 9th में थे, अब ये 10th में मूव कर चुके हैं इस साल के लिए। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, जो आप में से काफ़ी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है आपके प्रोग्राम का। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो फीस है, जो हम लोग SIP प्रोग्राम के लिए ऑफर करते हैं स्कूल्स में, जहाँ पे भी हमारे SIP प्रोग्राम चल रहे हैं, SIP प्रोग्राम की फीस नॉर्मली हमारी जो इवनिंग प्रोग्राम होता है उससे महंगी होती है, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा मिल रही हैं, बच्चे का टाइम बच रहा है, इवनिंग टाइम बच रहा है काफ़ी सारा, एंड टाइम इज़ मनी। तो क्लास 9th पे जो बच्चा हमारे पास आता है, यानी 2 ईयर प्रोग्राम, जो 9-10th का 2 ईयर प्रोग्राम हम देते हैं, उसमें जो फीस है हमारी वो 1,60,000 है 2 ईयर की, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में पे की जा सकती है, 4 इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं। आप GD गोयनका के बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है, जो GD गोयनका में पहली बार ये बैच बनने जा रहा है, तो हमने प्रिंसिपल मैम के रिकमेंडेशन पे, प्रिंसिपल मैम जिन बच्चों को रिकमेंड करेंगे, भी हम आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर होगा बैच में आने का। प्रिंसिपल मैम जिन बच्चों को इस बैच के लिए रिकमेंड करेंगी, उन बच्चों को 40,000 का फ्लैट ऑफ मिलेगा, 40,000 का। 160 में आप 1,60,000 माइनस 40,000 विच कम आउट टू बी 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 फीस होगी, और जो कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 4 इजी इंस्टॉलमेंट्स में 30,000 के इंस्टॉलमेंट्स में आप आराम से पे कर सकते हैं, और उन इंस्टॉलमेंट्स के बीच में आपको गैप भी मिल जाता है, 1 मंथ का या 1.5 मंथ का आपको गैप मिलेगा इसमें। ये फीस है सिर्फ उन बच्चों के लिए 1,20,000 2 साल की फीस है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर आप मंथ बेसिस पे लेकर आएंगे तो ये 5,000 बनती है आकर पर मंथ। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मेंटल एबिलिटी, इन सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें तो 1,000 से भी नीचे चला जा रहा है एक सब्जेक्ट के लिए। यानी अगर आप किसी होम ट्यूटर को अपॉइंट करते हैं, तो वो तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने का ही 5,000 से कम नहीं लेगा, बल्कि बहुत ज्यादा है, 10,000 से भी कम नहीं लेते हैं लोग एक सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ आपका एक सब्जेक्ट अंडर 1,000 आ रहा है। इवन आप कोई इवनिंग कोचिंग भी कराएं, जिसके फायदे SIP वाले प्रोग्राम से वो कभी मैच नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है उनके लिए, उसमें भी आपकी फीस 5,000 के ऊपर ही जाती है मंथ में, अगर आप इतने सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ रहे हैं जो हम दे रहे हैं। तो ये फीस कुछ भी नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, चीपेस्ट फीस में आपको बेस्ट प्रोग्राम मिल रहा है। जो हमने फीचर आपको इसीलिए पहले बताया, आपको इस तरह के फीचर आपको किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छी फीस है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने रिकमेंड किया है कि पहला बैच बन रहा है, तो हम कुछ पहले बच्चों को ही आने वाले, अभी हम आपको नंबर भी बताएंगे कि हम ये डिस्काउंट कितने बच्चों को देंगे, ठीक है। आगे आते हैं 10th के लिए। क्लास 10th के लिए हमारी नॉर्मल फीस है 90,000।
90,000, और जो बच्चे GD गोयनका के हैं जो 10th में एडमिशन लेंगे उनका 20,000 ऑफ हो जाएगा, यानी आपकी जो फीस आएगी वो 70,000 आएगी, जो 3 इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। 25, 25 और 20 ये 3 इंस्टॉलमेंट आपके बनेंगे, आपको टाइम भी अच्छा खासा बीच में 1 मंथ का मिनिमम मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको भी पे कर सकते हैं। ये भी अगर आप इसको भी डिवाइड करें मंथली तो ये बहुत कम निकल के आता है, और आप किसी भी कोचिंग से, अच्छी ठीक ठाक कोचिंग है या कोई अच्छे ट्यूटर से कंपेयर करेंगे उससे कम निकल के आएगा, और जो बेनिफिट्स हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्कूल में अभी प्रिंसिपल मैम एक गूगल फॉर्म फ्लोट करेंगी ग्रुप में, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टलिस्ट करेंगी बच्चों को। पहले 30 बच्चों के लिए ये ऑफर है, जो फर्स्ट 30 बच्चे हमें मिलेंगे उनके लिए हम इसी फीस में उनका एडमिशन लेंगे। तो आपके पास वो फॉर्म आएगा, तो आप मेक श्योर करिए कि उसको फिल करिए। उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 15 जून से हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर देंगे आपके स्कूल में ही, ठीक है, कैंपस के अंदर ही स्टार्ट कर देंगे, है ना। और कोई क्वेश्चन है? ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है और सक्सेसफुली सिर्फ 4 सिटीज़ में रन हो रहा है पूरे इंडिया में। जो इसमें 4 सिटीज़ में मैं 3 का पहले नाम ले लूँ, एक दिल्ली में, हैदराबाद, कोटा में इस प्रोग्राम में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो रिज़ल्ट का रिज़ल्ट तो रैंक्स अच्छे दिखती हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपको परसेंटेज दिखता है वो परसेंटेज हम नहीं जानते कितने बच्चे थे एक्चुअली, टोटल नंबर कभी देते नहीं वो लोग। हमने ये SIP का रिज़ल्ट का परसेंटेज के अकॉर्डिंग टोटल कितने बच्चों में कितने सेलेक्ट हुए उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा रिज़ल्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चौथा सिटी जो लखनऊ में बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है वो हम लोग ही चला रहे हैं, और इस प्रोग्राम के हम लोग चैंपियन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हमारा रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं कहीं भी। तो अगर ये प्रोग्राम हम कह रहे हैं लखनऊ में मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये इंडिया के मैक्सिमम सिटीज़ में, मतलब आई थिंक 95% से ज़्यादा सिटीज़ में प्रोग्राम है ही नहीं, SIP प्रोग्राम नहीं है। तो अगर ये मिल रहा है तो ये आई थिंक इसको मिस तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और एक अच्छे स्कूल में आपको मिल रहा है ना। बहुत सारे लोगों ने लखनऊ में ट्राई किया, लेकिन हमारा प्रोग्राम जहाँ भी चल रहा है ये बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा है। जितना एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल की उससे ज़्यादा हमने अच्छा करके दिया है। तो इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। आई थिंक अगर इस प्रोग्राम से बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो बहुत कम चांस किसी और प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो जाए। तो ये सक्सेस होने के लिए बेस्ट प्रोग्राम है। आई थिंक इससे अच्छा कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है कि बच्चा मॉर्निंग टाइम में ही बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन दोनों का कर ले रहा है, इवनिंग में पूरा फ्री है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी सब कुछ कर सकता है। अदरवाइज बाकी प्रोग्राम अगर स्कूल के बाद इवनिंग में लेंगे तब तो कुछ नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होता है। और कोई क्वेरी हो तो लेना चाहेंगे आप लोग की? नहीं, अगर क्वेरी? हम सर का इंट्रो कराते हैं आप लोगों से। सर केमिस्ट्री की वन ऑफ द रिनोन्ड फैकल्टी हैं लखनऊ की, और सर ने काफ़ी बच्चे प्रोड्यूस किए हैं नीट में भी और JEE में भी। और उससे बड़ी चीज़ कि ग्रेविटी के MD भी हैं सर, ओनर हैं ग्रेविटी के। तो आप लोग किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। वैसे आप सबके नाम एक लेटर भी गया था और मैं वैसे यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है। ये आपके लेटर में भी, जो आपके पेरेंट के नाम लेटर गया था उसमें भी था, और कई लोगों के कॉल भी आए मुझे। भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे 4 सेंटर्स हैं, लेकिन अभी हम लोग करंटली जिस सेंटर पे हैं वो हजरतगंज है। मतलब हमारा मेन सेंटर जो है जहाँ से ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल होती हैं हजरतगंज है। आप यहाँ भी कभी भी विजिट कर सकते हैं। हाँ, बस आपको मिस्टर जयदीप यहाँ पर मिलेंगे सेंटर पे, या आप अगर बात करना चाहेंगे समीर सर से या मेरे से भी बात करा दी जाएगी आपकी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार वंस इन अ वाइल सेंटर ज़रूर आएँ।
मतलब एक बार ही आना होगा, बच्चा तो आपका वहीं पढ़ेगा आराम से, लेकिन आप कम से कम एक बार फेस टू फेस मिलें ज़रूर आकर, है ना। अगर आप कराने वाले हैं एडमिशन, आई एम श्योर कि वहाँ काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। हमें काफ़ी कॉल्स हमारे पास आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो हमारे लिए भी शॉर्ट लिस्ट करना होगा अभी हमें पेरेंट्स के जो भी अभी गूगल फॉर्म के थ्रू। लेकिन जो लोग का भी जो भी इंटरेस्टेड हैं वो एक बार ज़रूर आकर मिलें। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं अभी। होपफुली आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू।